हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री से चैप्टर 3 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कंपनी दीवान बन गई, मतलब दीवान कैसे बनी उसके बारे में हम जानेंगे। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन इस चैप्टर में दिए गए चित्र इस घटना को भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वो अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती बेचती रहे। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु पर हम गौर करेंगे, जैसे है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। नेक्स्ट है 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजों खरीदी जा सकती थी। नेक्स्ट बिंदु है बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में पड़ रही थी। नेक्स्ट बिंदु है 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट मुख्य बिंदु है, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। नेक्स्ट है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों की कंपनी बकायदा नीलामी कर चुकी थी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु है 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु है, किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अफसर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था।
नेक्स्ट है 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब अगला मुख्य बिंदु है राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवारी यानी रैयतवारी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। आंसर है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। जैसे पहला है रजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। सेकंड है जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। थर्ड है जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। फोर है किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। सेकंड क्वेश्चन है महलवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो आंसर है महलवारी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। महलवारी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की गई। इस व्यवस्था के अनुसार ये है गांव के एक खेत अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। बी है इस राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। सी है राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की। उसमें से है पहला रजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। सेकेंड है जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। थर्ड है राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार को दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताएं। आंसर है मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं। पहला है जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। सेकेंड है मुनरो व्यवस्था से अफसरों की उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फोर है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो आंसर है रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण पहला है किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वो अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। सेकंड है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ जमीनों पर यानी खेतों पर नील की खेती करे। थर्ड है किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। 5 प्रश्न है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया? तो आंसर है बंगाल में नील के उत्पादन के धाराशायी होने की परिस्थितियां। ये है मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। सेकेंड है
रैयतों ने निर्णय लिया कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। थर्ड है, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश को किसान ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। 4 है, नील उत्पादनों व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों की सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब 6 प्रश्न है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियां इकट्ठी करें। आंसर है, अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादनों किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। पहला है, गांधी जी नील उत्पादन किसान के विरोध को अपना समर्थन दिया। सेकेंड है, गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। थर्ड है, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 4 है, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादन किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। 7 प्रश्न है, भारत की शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फर्क है। तो आंसर है, चाय या कॉफी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं वो अंतर। पहला है, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। सेकेंड है, चाय या कॉफी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय ही काम होता था। थर्ड है, चाय या कॉफी बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।